हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे +3 फोर्थ सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर्स 8 की फोर्थ यूनिट की पहली चैप्टर डेमोक्रेटाइजेशन। ये डेमोक्रेटाइजेशन क्या है उसे समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज डेमोक्रेसी। द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. One is demos, which means people, and the second is kratia, which means rule. So together, democracy means people's rule. So लोगों का जो शासन होता है उसे बोला जाता है डेमोक्रेसी या फिर गणतंत्र. गण मीन्स लोग और तंत्र मीन्स शासन. समझ आया? तो ये लोग कहाँ पे शासन करते हैं? तो सारे लोग एक कंट्री के उसी कंट्री को शासन करते हैं. मीन्स एक जो कंट्री है वो किसके द्वारा शासित होता है? वहाँ पे जो लोग रहते हैं वहाँ के द्वारा अगर वो शासित होता है तो उसे बोला जाता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री. समझ में आया? द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल. जो सरकार है जो कि देश को चलाते हैं वो लोगों के द्वारा निर्वाचित होते हैं, या फिर आसान भाषा में बोले तो वो लोगों के द्वारा ही चुने हुए होते हैं. लोगों ने उनकर चुन को ही भेजा होता है कि ये हमारे प्रतिनिधि बनेंगे या फिर रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे और ये हमें शासन करेंगे. गवर्नमेंट तो एक लोगों से नहीं बनता. हमने डिसेंट्रलाइजेशन में पढ़ा है कि पावर कैसे शेयर होती है, ऑर्गन्स में शेयर होते हैं और फिर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में भी शेयर होते हैं. तो ये जो गवर्नमेंट है टोटल जो जितने सारे लोग हैं जो ब्यूरोक्रेट है वो तो एग्जाम्स के जरिए आते हैं, राइट. लेकिन इलेक्टेड पर्सन होते हैं वो लोगों के द्वारा चुन के जाते हैं और सब मिलकर ही सरकार बनाते हैं. लेकिन जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ द नेशन होता है, वो ही लोगों के द्वारा चुने हुए होते हैं. मीन्स एक राष्ट्र का जो मुख्य है वो लोगों के द्वारा निर्वाचित है और वो लोगों की जो इच्छा है उसी के बेसिस पे ही सारे डिसीजन वो लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट इज डेमोक्रेटाइजेशन. तो डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करना ही डेमोक्रेटाइजेशन है. इम्प्लीमेंट मीन्स डेमोक्रेसी को अगर एक देश में कार्यकारी करते हैं या फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसे बोला जाता है डेमोक्रेटाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल एक देश ऐसा है जहाँ पे कि राजाओं का शासन चल रहा है. मीन्स एक कोई राजा है वो शासन करते हैं, फिर उनके मरने के बाद उनके जो बेटी है या फिर बेटे हैं वो उधर शासन चलाते हैं. ये क्या हो गया? राजतंत्र या फिर मोनार्की. या फिर कोई एक लोग है जैसे नॉर्थ कोरिया में उनके एक फैमिली है जो कि नॉर्थ कोरिया में पूरे शासन करते हैं, उसको बोला जाता है मोनार्की. लेकिन एक ऐसा पल आया जिसमें कि लोगों ने मोनार्की को नापसंद किया, क्योंकि कम राजा होते हैं जो कि लोगों के बारे में सोचते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा राजा होते हैं जो कि अपने बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं और लोगों के बारे में तो सोचते ही नहीं है. तो लोगों को जब डेमोक्रेसी का मीनिंग पता चला, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पता चला, तो लोगों ने चाहा कि हम डेमोक्रेसी को अपने देश में लाएंगे. तो उससे क्या होगा कि हमारे बीच में से ही किसी एक को हम चुनेंगे हमारे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, लीडर के तौर पर, और वही लीडर ही हमारे ऊपर शासन करेंगे. और हमारे हाथ में भी एक पावर होगी कि अगर हमें वो लीडर पसंद ना आए तो हम उन लीडर को भी उनके आसन से हटा सकते हैं. अगर वो लीडर जो है अपना काम ठीक से नहीं करता है या फिर कोई इससे करप्शन वगैरह करता है, कुछ गलत काम करता है, तो हम उन्हें उनके जो आसन है उसमें से हटा भी सकते हैं. व्हाट इट. तो यही है डेमोक्रेसी. तो लोगों को राजतंत्र तो पसंद नहीं आया क्योंकि खूब कम राजा होते हैं जो अच्छे होते हैं. लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, अगर अच्छा हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ, अगर वो उसने लोगों की बात नहीं मानी, उनकी प्रॉब्लम्स नहीं समझी, तो लोग उसे हटा सकते हैं. गॉट इट. तो इसीलिए बहुत सारे देशों ने जब 19th सेंचुरी चल रही थी तब से ही डेमोक्रेसी को अपने देश में लगाने के लिए या फिर सिस्टम को अपने देश में इंट्रोड्यूस करने के लिए किया था. ठीक है. फिर उसके बाद क्या हुआ कि कई सारी कंट्रीज में डेमोक्रेसी आई. तो वो जो सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है, एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट किया गया, उसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसे बोला जाता है डेमोक्रेटाइजेशन. प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डेमोक्रेटिक सिस्टम इन अ कंट्री. एक देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो उसे बोला जाता है डेमोक्रेटाइजेशन. प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ पीपल. एक प्रोसेस जिसमें की प्रतिष्ठा की गई लोगों की शासन, उसे बोला गया गणतंत्रीकरण या फिर डेमोक्रेटाइजेशन. व्हाट आर द गोल्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन? फर्स्ट, कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन. फ्री एंड फेयर मीन्स
फ्री मीन्स अभी किसी एक बंधन में रहकर नहीं बनना है इलेक्शन को सारे बंधन से छोड़कर मीन्स किसी के तरफ वो झुकेगा नहीं कि नहीं ये पार्टी अच्छी है और ये कैंडिडेट मेरे लिए अच्छा है, मेरा दोस्त है कि मेरे परिवार से, तो इसके ही भले के लिए या फिर उसको जिताने के लिए मैं इलेक्शन करूँ। नहीं, इलेक्शन ऐसा नहीं होगा, फ्री एंड फेयर हो। कैंडिडेट को लोग ज्यादा पसंद करेंगे, वही जीतेगा, वही होगा लीडर। ठीक है। पीपल्स वॉइस इन कंट्री मीन्स लोगों की जो वॉइस है वो कंट्री में मैटर करेगी, क्योंकि आफ्टर ये तो लोगों की ही शासन है। गॉट इट। लोगों की वॉइस या फिर लोगों को कुछ ऐसा रूल पसंद नहीं आया तो वो हटाया जाएगा। हमारे देश में भी होता है ना, कोई ऐसा लॉ आ गया उनको अच्छा ना लगा तो लोग फिर क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं जाकर। प्रोटेस्ट वाला हक भी हमें दिया गया है, तो उसी प्रोटेस्ट के कारण ही और सरकार को भी पता चला कि हाँ ज्यादातर लोग को ये अच्छा नहीं लगती, ये उनके लिए शायद अच्छी नहीं है, इतना भी अच्छा पॉलिसी ये नहीं है, तो वो सरकारों ने हटा देती हैं। पीपल्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, सारे जो लोग हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। अगर हमने पॉलिटिकल कल्चर में पढ़ा था कि एक्टिवली जो पार्टिसिपेट करते हैं उधर डेमोक्रेसी अच्छे से चलता है। पीपल्स रूल इन कंट्री, लोगों का ही शासन चल रहा है। ये नहीं कि इलेक्शन तो हो रहा है लेकिन इलेक्शन एक कोई बड़ा आदमी जीत रहा है और वही चला रहा है और उनके वहाँ डेमोक्रेसी के नाम पर कुछ और ही चल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। रूल ऑफ पीपल ही चलेगा। रूल ऑफ लॉ मीन्स लोगों का शासन मीन्स एक किताब है ना हमारे यहाँ, सबसे बड़ा किताब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा हुआ होता है, उसी बेसिस पे ही हमें शासन करना होता है। गॉट इट। स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये डेमोक्रेटाइजेशन जो है वो भी डेमोक्रेसी की प्रसार करने में भी उसका हाथ है। ऑटोनॉमस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तो जितने भी सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं वो सब ऑटोनॉमस होने चाहिए, मीन्स स्वयं शासित होने चाहिए। उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई बाहर देश हो कि अंदर का कोई एक पावरफुल इंसान उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। वो ऑटोनॉमस ही रहना चाहिए। कंसोलिडेशन ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स डेमोक्रेसी ही काम कर रहा है उधर। डेमोक्रेसी के ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ डेमोक्रेसी ही चलेगी उधर। मैच्योर करेगी, अच्छे से वो बढ़ेगी, डेमोक्रेसी ही चलेगी। डेमोक्रेटाइजेशन वेव्स मीन्स, देखो पहले मैं आसानी से देती हूँ। वेव्स मीन्स क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा होता है, एक टाइम पीरियड, 2 सालों में बहुत सारे देशों ने क्या किया कि डेमोक्रेसी को अपना लिया, तो उससे बोला जाएगा कि वेव मीन्स बहुत सारे लोगों ने एक साथ कर लिया। ठीक है। तो ऐसे ही कई सारी वेव्स आई हैं डेमोक्रेटाइजेशन में। मेनली 3 वेव्स हैं। ठीक है। आज तक 3 ही वेव्स आई है और 2 रिवर्स वेव्स ही है। रिवर्स वेव्स मीन्स क्या है, हम आगे पढ़ेंगे। डेमोक्रेटाइजेशन इज ट्रांजिशन फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम टू डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या है, एक नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम को अगर हम डेमोक्रेटिक सिस्टम कर ले, उसी प्रोसेस को बोला जाता है डेमोक्रेटाइजेशन। हमने समझा है। डेमोक्रेसी स्टार्टेड स्प्रेडिंग इन द अर्ली 19th सेंचुरी, तो अर्ली 19th सेंचुरी में ही डेमोक्रेसी स्प्रेड हुआ था। वेव्स मीन्स द टाइम पीरियड व्हेन मोस्ट ऑफ द कंट्री अडॉप्टेड डेमोक्रेसी, तो ऐसा एक समय जिसमें कि ज्यादातर कंट्री ने डेमोक्रेसी को अपनाया था। व्हाट इट ईच वेव इज फॉलोड बाय रिवर्स वेव, तो 2 वेव्स ऐसे हैं जिनका कि एक रिवर्स वेव है। ये रिवर्स वेव क्या है ना, डेमोक्रेटिक सिस्टम अगेन टर्न टू नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम। रिवर्स मीन्स क्या, उल्टा। तो एक साथ तो कई कंट्रियों ने करा ली डेमोक्रेसी, लेकिन फिर क्या हो कि कुछ कंट्रियों ने फिर से नॉन डेमोक्रेटिक प्रोसेस में चले गए। सो फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, इट ब्रॉट डेमोक्रेसी टू यूरोप एंड नॉर्दर्न अमेरिका इन 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में 1828 लेकर 1926 तक क्या हुआ कि यूरोप में कई सारे ऐसे देश थे, वेस्टर्न यूरोप में और नॉर्दर्न अमेरिका मीन्स नॉर्थ अमेरिका में देश थे जिन्होंने की डेमोक्रेसी को अपनाया था। When people got right to vote in USA, तो फर्स्ट कब हुआ, अब जब लोगों को अधिकार मिला यूएसए में वोट करने को। ये जो फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन है उसे लॉन्ग वेव भी बोला जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लंबा समय था जिसमें कि कई सारी कंट्रीज ने डेमोक्रेसी को अपनाया था। गॉट इट। कंट्रीज लाइक वेस्टर्न यूरोप में कितने सारे, फिर यूएसए, फिर फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ठीक है ना, ये सब जो कंट्रीज थी उन्होंने इसी फर्स्ट वेव में ही डेमोक्रेसी को अपनाया था। 33 कंट्रीज अडॉप्टेड डेमोक्रेसी इन फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। ठीक है। फर्स्ट रिवर्स वेव इसको बोला जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वेव का ये रिवर्स वाला है। ये 1922 से लेकर 1942 तक चली। ठीक है। 22 से लेकर 42। कोलैप्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इटली ड्यू टू मुसोलिनी, देन हिटलर केम इन जर्मनी। तो क्या हुआ कि जो मुसोलिनी है, हमें तो पता है ना, फासिज्म नाजिज्म, तो वही फासिज्म जब आ गया इटली में मुसोलिनी का,
शासन चला वो क्या एक मोनार्की था, तो तब इटली में चली गई डेमोक्रेसी। तो ये रिवर्स हुआ ना, क्योंकि इटली तो पहले बन गया था डेमोक्रेसी, लेकिन फिर से वो नॉन डेमोक्रेटिक बन गया। गॉट इट? मेनली दीज आर द कंट्रीज हु अडॉप्टेड डेमोक्रेसी बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इसमें ऐसी कई सारी कंट्रीज थी जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले डेमोक्रेसी को अपना लिया था, लेकिन कुछ ऐसे इफेक्ट आए जिसके वजह से फिर से नॉन डेमोक्रेटिक बन गई। एंड ग्रीस भी जो थी वो भी इसमें रिवर्स चली गई थी नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में, उसने भी डेमोक्रेसी अपनाया था। नेक्स्ट इज सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेसी। ये चली थी 1943 से लेकर 1962 तक, मेनली पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एंड इट्स रिवर्स वेव केम इन 1958 टू 75। तो ये जो सेकेंड वेव थी इसमें जो कंट्रीज कॉलोनी कंट्री थी, मीन्स जिनके ऊपर ब्रिटेन का या फिर फ्रांस का शासन चल रहा था, जैसे हमारे इंडिया के ऊपर अंग्रेजों का चल रहा था शासन, राइट। फिर हमको फ्रीडम मिला 1947 में, तो उसके बाद हमको डेमोक्रेसी मिली। तो हमारा भी जो कंट्री है ये सेकेंड वेव में ही आता है। गॉट इट? और इसका रिवर्स वेव आया 58 से लेकर 75 तक। अराउंड 40 कंट्रीज अडॉप्टेड डेमोक्रेसी। तो 40 कंट्रीज ने इसके बीच में डेमोक्रेसी को अपना लिया। कंट्रीज विच वेर कॉलोनीज, मेनली दोज कंट्रीज गॉट इंडिपेंडेंस एंड अडॉप्टेड डेमोक्रेसी। तो जो कंट्रीज कॉलोनी थी या फिर कोई अन्य देश या अगर उन पर शासन कर रहा था, वो सभी इधर मीन्स इस वेव में उन्होंने डेमोक्रेसी को अपनाया था। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, टर्की। ठीक है। Allies of World War II promoted democracy in Italy, Japan and Korea. जो वर्ल्ड वॉर 2 में दो ग्रुप्स थे, राइट। अलाइड थी और एक्सिस पावर थी। तो जो अलाइड वाले ग्रुप थे उन्होंने जापान में, इटली में, देन कोरिया में उन्होंने डेमोक्रेसी को प्रमोट किया कि आप डेमोक्रेसी अपनाओ। ठीक है। रिवर्स वेव कब आया? 58 से लेकर 75 तक 40 कंट्रीज ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया था, लेकिन उसमें से 22 कंट्रीज फिर से रिवर्स चले गए नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल चिली, फिलीपींस। गॉट इट? नेक्स्ट इज थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी। टाइम पीरियड इज फ्रॉम 1974 टू 2000। कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि 1974 से स्टार्ट हुआ है और कब खत्म हुआ इसका कुछ पता है नहीं। गॉट इट? इट हैज नो रिवर्स वेव, और इसका कोई रिवर्स वेव भी आज तक नहीं आया। ठीक है। द कम्युनिस्ट स्टेट्स अडॉप्टेड डेमोक्रेसी। जितनी भी सारी कंट्रीज थी जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में चल रही थी, उनका सब क्या हुआ कि बहुत सारा लॉस हो गया, तो उन्होंने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को हटाया और डेमोक्रेसी को लाके खड़ा कर दिया। ठीक है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को हटाकर डेमोक्रेसी गवर्नमेंट उधर चली। तो ये जो थर्ड वेव है उसमें कई सारी कम्युनिस्ट स्टेट ही थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें पता है कि यूएसएसआर की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही कोलैप्स कर गई 1991 में। उसके बाद उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया एंड लेटर रसिया अलग हो गई और उसने भी डेमोक्रेसी ही अपनाया। गॉट इट? रसिया टर्न टू डेमोक्रेसी आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। देन रिवॉल्यूशन आया पोर्तुगल में। स्पेनिश भी क्या हो गया कि डेमोक्रेसी अपना लिया। गॉट इट? देन आ गया डेमोक्रेटाइजेशन इन पोस्ट अथॉरिटेरियन कंट्रीज। तो ये अथॉरिटेरियन क्या है ना? कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अथॉरिटी। तो जो सबसे हेड है, ऊपर है, उनके पास सारे के सारे पावर अगर रह जाए, मतलब सारे पावर उन्हीं के हाथों में ही है, तो उसे बोला जाता है अथॉरिटेरियन। रेस्ट्रिक्शन इन इंडिविजुअल फ्रीडम। तो ये जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जिधर भी होती है ना, तो उधर क्या होता है कि लोगों को इतना फ्रीडम नहीं मिलता। हमें क्या है कि बहुत सारे फ्रीडम है, हम खा सकते हैं, घूम सकते हैं, वोट दे सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ भी जा सकते हैं अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा कदम ले जो जिसमें कि लोगों की ज़्यादा भलाई नहीं है। ठीक है। लेकिन उसमें क्या हो कि इतना फ्रीडम नहीं दिया जाता लोगों को, इंडिविजुअल की फ्रीडम को ले लिया जाता है। गवर्नमेंट के पास सारा पावर होता है पॉपुलेशन का। गॉट इट? उसे बोला जाता है अथॉरिटेरियन। देन पोस्ट अथॉरिटेरियन मीन्स अथॉरिटेरियन के बाद, अथॉरिटेरियन जो गवर्नमेंट थी या फिर उसका जो शासन था, वो सिस्टम जाने के बाद किस किस कंट्री में डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट किया गया। समझ में आया? ये बहुत ही ईजी है। फॉर्मर अथॉरिटेरियन कंट्रीज विच अडॉप्टेड डेमोक्रेसी। कौन कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसमें कि पहले तो अथॉरिटेरियन चल रही थी लेकिन उसके बाद डेमोक्रेसी आई? वो है ताइवान, फिलीपींस, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया। आफ्टर द अथॉरिटेरियन रूल in these countries democracy was adopted. Democratization in post colonial countries. So post colonial countries means जो countries पहले कॉलोनी हुआ करती थी, which means उस देश में
और एक देश का शासन चल रहा था। जैसे कि हमारे इंडिया में अंग्रेजों की शासन चल रही थी, तो हमारी इंडिया तब थी कॉलोनी कंट्री। गॉट इट। तो अभी हमारी कंट्री क्या है, एक पोस्ट कॉलोनियल कंट्री है। तो हमारी कंट्री ने जो कॉलोनाइजेशन थी वो सब जब टूटा, डीकॉलोनाइजेशन हुई, उसी प्रोसेस के दौरान फ्रीडम फाइट्स के बाद ही हमारे देश को आज़ादी मिली। हम लोगों ने डेमोक्रेसी को फिर अपनी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया। तो हमारा कंट्री क्या बन गया, एक पोस्ट कॉलोनियल कंट्री जिसमें कि डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो यही सारी कंट्रीज जिनमें कि पहले कई और देशों का शासन चल रहा था, मीन्स वो सब कंट्रीज कॉलोनी कंट्रीज हुआ करती थी, और उसके बाद डीकोलोनाइजेशन के बाद उन सब ने डेमोक्रेसी को अपनाया। उसे ही बोला जाता है डेमोक्रेटाइजेशन इन पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज। फॉरेन कंट्री हैज सेपरेट वे फॉर रूलिंग कॉलोनी कंट्री एंड देयर ओन कंट्री। तो जो फॉरेन कंट्रीज जो कि कॉलोनी कंट्री को रूल करती थी, उनका सेपरेट वे था। अपने कंट्री को वो अलग तरीके से ट्रीट करते हैं और कॉलोनी कंट्री को अलग तरीके से ट्रीट करते थे। गॉट इट। सो वो सब कंट्रीज कौन है जिन्होंने कि डीकोलोनाइजेशन के बाद, इंडिपेंडेंस पाने के बाद उन्होंने डेमोक्रेसी को अपनाया? For example, India, Pakistan, Algeria, Kenya, Netherlands are the countries who adopted democracy after decolonization. Got it? Thank you so much.